अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। उसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स को डिस्कस किया और इसी तरह हमने उसमें जो है सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया, जिसमें हमने कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से और कॉलोनी के हवाले से डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसके बाद एक रिव्यू था चैप्टर का जिसमें हमने उसके जो क्वेश्चंस थे या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे उनको डिस्कस किया। आज मेरा आपके साथ लेक्चर 9 है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। As the name indicates, biological molecules are the molecules which are present in living organisms known as biological molecules। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जिंदा जानदारों के जिस्म का हिस्सा बनते हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री जो होती है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of biomolecule, the study of biomolecules known as biochemistry। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं यहाँ पर, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सेकंड नंबर पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेटा होते हैं दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की प्रेजेंस लाजमी है, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ईदर कार्बन इज प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन इज एब्सेंट और हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड कार्बन इज एब्सेंट। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन दोनों का इकट्ठे पाया जाना शर्त नहीं होता। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बेस्ट एग्जांपल आती है ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों ही यहाँ पर एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन, सो इट इज नोन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर हम बात करें मीथेन की CH4, it is also an organic molecule because carbon and hydrogen both are present, while in case of inorganic molecules there is only one is present and other may be absent, like in carbon dioxide and water। In this case you observe that carbon is present but hydrogen absent, in this case hydrogen present and carbon is absent। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके लिए ये शर्त नहीं है कि इनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाएं, जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का पाया जाना जरूरी है। उसके बाद सेकंड जो मॉलिक्यूल्स हमारे माइंड में आते हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एक तवील फरिस्त है। यहाँ पर हम
जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं आपको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन, and third one is lipid, and fourth one is nucleic acid। इस फुल चैप्टर के अंदर हम ये 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स पर डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। These are all biological molecules because these are the part of living system। तो ये लिविंग सिस्टम का हिस्सा है। अब बेटा अक्सर लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। आपका जो कि बेसिक लेवल है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे भी लफ्ज़ है इससे मुराद सिंपल शुगर होता है। दीज आर ऑल बिलोंग्स टू शुगर मॉलिक्यूल्स। अब इनमें कार्बोहाइड्रेट में शुगर मॉलिक्यूल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं या लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमें ग्लूकोज मिलता है, सुक्रोज मिलती है, जिसे हम टेबल शुगर भी कह देते हैं। घरों में जो चीनी इस्तेमाल होती है, सुक्रोज। इसी तरह थर्ड नंबर पे इसके अंदर जो है स्टार्च, जो हम गंदम वगैरह खाते हैं, व्हीट ग्रेन जो होते हैं, राइस होते हैं, उनमें पाई जाती है स्टार्च। इट इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और इसी तरह हमें इसमें जो मिलता है सेलुलोज। सेलुलोज बेटा जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। और 5वें नंबर पे ग्लाइकोजन, जिसे हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है, स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड जब हम सीखेंगे तो हमारे माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि दीज आर शुगर मॉलिक्यूल्स बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स, कि ये ग्लूकोज से मिलकर बने हुए हैं। और इनका जो सुक्रोज है ये डाइमर है, यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 2 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बन जाता है। स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। इसी तरह सेलुलोज है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, ग्लाइकोजन, और ये एनिमल स्टार्च है। अब सेलुलोज की बेस्ट एग्जांपल क्या है? कॉटन, रुई जो होती है, रुई जो है वो सेलुलोज है। और ग्लाइकोजन जो है ये हमारे लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर जो है ये स्टोर हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हम कोई फूड नहीं खा रहे होते तो उस वक्त जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ग्लाइकोजन की वजह से होता है। तो दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। सेकंड वन इज प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसको उर्दू की जुबान में हम लहमियात कहते हैं। ठीक है, इससे नॉर्मली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो मीट, गोश्त वाली अशिया। जैसा कि हम अपने बॉडी को अगर देखें, हमारे बाल, नाखून, बोन, स्किन, ठीक है, ये हमारा बॉडी मोस्टली जो है ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो गोश्त वाले हिस्से जो है हमारे बॉडी के वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सेकंड, प्रोटीन में जो हम डिस्कस करते हैं, एक तो ये एनिमल में हो गया मीट यानी गोश्त वाला हिस्सा, हड्डियों का हिस्सा हो गया, बाल, नाखून। और दूसरी तरफ प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीन होती हैं। अब प्लांट्स में प्रोटीन जो हमें मिलती हैं, जो हम खाते हैं प्रोटीन प्लांट से, वो है पल्सेस। दालें वगैरह जो बेटा घरों में हम बनाते हैं वो पल्सेस, वो भी प्रोटीन ही नेचर होती है। तो प्रोटीन सिर्फ गोश्त में ही नहीं होती, बल्कि जो जितने भी हम दालें वगैरह खाते हैं उनमें प्रोटीन पाई जाती है। और इसके जो प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन किनसे मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से। द सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, लाइक अ ब्रिक।
जैसे आप एक ईंट की एग्जांपल ले लें, तो एक ईंट प्रोटीन की जो है वो अमीनो एसिड है, और इस तरह ईंटें जुड़ती चली जाए तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका नाम होगा प्रोटीन। थर्ड कैटेगरी करिए यहाँ पे लिपिड्स। तो लिपिड्स जो हैं इनको सिंपली हम लोग फैट बोल देते हैं, फैट्स। अब फैट्स जो होते हैं ये दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक इसमें ग्लिसरॉल आता है और सेकंड इसमें फैटी एसिड आते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से फैट्स बनते हैं और इन फैट्स को हम लिपिड का नाम दे देते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े हुए हैं, दो तरह के फैटी एसिड होते हैं। इनमें नंबर 1 पे अनसैचुरेटेड है और सेकंड नंबर पे इसमें आ जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। सैचुरेट का मतलब होता है फूका, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर अभी एबिलिटी मौजूद है कि ये मजीद मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऐड अप कर सकते हैं। इनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उन डबल ट्रिपल बॉन्ड्स की मदद से ये अपने साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड यानी इनके अंदर अभी कुछ चीज़ें ऐड करने की सलाहियत मौजूद है, अभी इनको भूख है, तलब है। और सैचुरेटेड जो फुली सेटिस्फाइड हैं, जिनको किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करने की गुंजाइश नहीं है, ये फुलफिल कर चुके हैं अपनी बैलेंसेस। तो अनसैचुरेटेड आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम लें तो ऑयल, जो जितने भी किस्म के हम ऑयल यूज करते हैं प्लांट सोर्स से जो हमें मिलते हैं, चाहे उसमें सोयाबीन ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, तो डिफरेंट ऑयल्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इसी तरह जो सैचुरेटेड हैं फैटी एसिड्स, दीज आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। इनकी एग्जांपल है घी वगैरह, बटर और जो है ये तो आपको पता है कि ये एनिमल सोर्स से आता है। और इसी तरह घी जो है, देसी घी की अगर हम बात करें तो वो भी एनिमल सोर्स से आता है, लेकिन अब हम कुछ जो है इनकी हाइड्रोजिनेशन करके भी हम घी वगैरह बना रहे हैं या बटर वगैरह बना रहे हैं। इसका आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करके अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था थर्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिपिड। अब ये हमारे बॉडी के अंदर फैट्स आपको पता मौजूद होते हैं, चर्बी है, जैसा कि ये हमारे बॉडी की इंसुलेशन करती है, ये हमारी स्किन के नीचे लेयर बनाती है और ये हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए होती है। फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के बाद, सॉरी इसमें आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो है एज द नेम इंडिकेट्स दीज आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये न्यूक्लिक एंटिटी है। और इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो इसमें हमें दो तरह के मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक है डीएनए और सेकंड है आरएनए। डीएनए जो है ये क्या चीज है, ये हेरिडिटी मटेरियल है, विरासती मादा है, जिसकी वजह से जितने भी ट्रेट्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। और डीएनए ही ऑर्डर करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसमें वो डीएनए आरएनए बनाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस 4 होती हैं, आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस 4 होती हैं, लेकिन डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो थायमीन
4th नंबर पे होती है, आरएनए में थायमिन एब्सेंट होती है और उसमें यूरासिल होती है 4th नंबर पे। इसी तरह डीएनए जो है ये हेरिडिटी मटेरियल है, आरएनए हेरिडिटी मटेरियल नहीं है। डीएनए आरएनए के थ्रू काम करवाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन बनवाता है। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का नाम दे देते हैं। इसी तरह डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, 2 स्ट्रैंड्स से मिलकर बना हुआ है। आपने इसका डायग्राम देखा प्रीवियस क्लासेस में कि उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों आता है, इंडिकेट होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस डीएनए आरएनए में, और दीज आर बोथ आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। आप देख रहे होंगे कि इनके लास्ट पे एन ए आ रहा है, दोनों के लास्ट पे एन ए मीन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इन ये दोनों जो है ये न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक लिविंग सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए हम इन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे बॉडी में किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, इनकी सिंथेसिस किस तरह से हो रही है और हमारे बॉडी को किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है, तो इसके लिए हम 2 टर्म्स अप्लाई करते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट टर्म जो आती है हमारे माइंड में उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेटा जो है ये जनरल टर्म है which is apply all the chemical processes occurring in living organism, ठीक है। कि जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जनरली नोन एज मेटाबॉलिज्म। All the biochemical processes in living system generally known as मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म और सेकंड को हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो है ये ऐसा प्रोसेस है, द केमिकल प्रोसेस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स broken down to smaller ones. The breakdown of larger molecules into smaller units known as कैटाबॉलिज्म। अब जैसे हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह हम खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने वाला अमल जो है वो कैटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आर द फॉर्मेशन ऑफ complex molecules by the union of simple molecules। सादा मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे हमारे बॉडी के, उन्हें हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर जो हमने खाना खाया था, गोश्त वगैरह खाया था, कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, वो डाइजेस्ट हो गए कैटाबॉलिज्म। अब डाइजेस्ट होने के बाद these are all becomes the part of our body, ये सारे हमारे बॉडी का एक जिस्म का हिस्सा बन चुके हैं और इन्हें हम एनाबॉलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म के अंदर जो है अब हमारे बॉडी को इससे एनर्जी भी मिलेगी, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर जो है
ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो एनाबॉलिज्म के थ्रू होता है। रिपेयरिंग प्रोसेस ये एनाबॉलिज्म से होगा। ठीक है, ये थी जनरल टर्म्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। होप सो कि आपको ये अंडरस्टूड होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।